हेलो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे थोड़ी बातें शेयर करनी है। गाइस, मैंने आपसे कुछ ही टाइम पहले एक पोस्ट में पूछा था एक एनिमे सीरीज़ के बारे में, जिसे मैं अपने सेकंड चैनल पर एक्सप्लेन करना चाहता था, बट आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा उसे एक्सप्लेन मत करो। ओके गाइस, नो प्रॉब्लम। हमारे पास एक और एनिमे है जिसे यूट्यूब पर शायद ही किसी ने एक्सप्लेन किया है, या कहूँ किसी ने एक्सप्लेन किया ही नहीं है। वो एनिमे बहुत अच्छी है एंड मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए कल से या परसों से मैं उसे मेरे सेकंड चैनल पर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करने वाला हूँ। अब गाइज, ये बात सुनकर आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि तुम टीन एनीट्यूबर पर डेली एक वीडियो डालने के बजाय डेली टीन नॉवेल ओवर पर 2 वीडियो डालो। तो गाइज, मैं क्लियरली बता दूं, मेरी अभी की सिचुएशन के हिसाब से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि मैं डेली 3 नॉवेल ओवर पर 2 वीडियो डालूं। तो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि फिर मैं 3 यूट्यूबर पर एक वीडियो एंड 3 नॉवेल ओवर पर एक वीडियो कैसे डाल पाऊंगा। तो गाइज नॉवेल की अगर मुझे एक 5 मिनट की वीडियो बनानी है तो उसके लिए मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है। वहीं अगर मैं एनिमे की एक 5 मिनट की वीडियो बनाऊं तो उसके लिए मुझे बस आधा ही घंटा लगता है, बिकॉज एनिमे को हम डायरेक्टली एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट नॉवेल को एक्सप्लेन करने के लिए पहले मुझे उसे पढ़ना पड़ता है, फिर उसे ट्रांसलेट कर उसकी एक स्क्रिप्ट रेडी करनी पड़ती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है, इसलिए अभी के लिए मैं हमारे चैनल पर नॉवेल की 2 वीडियो अपलोड नहीं कर सकता हूँ, बट हाँ, डेली 3 नॉवेल ओवर पर एक वीडियो और 3 एनीट्यूबर पर डेली एक वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। एंड अगर कुछ प्रॉब्लम हुई भी तो मैं 3 एनीट्यूबर पर वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, बल्कि एक वीडियो अपलोड करूँगा, वो भी 3 नॉवेल ओवर पर। तो आप ऐसा मत समझिए कि 3 यूट्यूबर को स्टार्ट करने के बाद मैं 3 नॉवेल ओवर को नज़रअंदाज कर दूंगा। 3 नॉवेल ओवर आज भी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। एंड गाइज, हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, एंड आप में से बहुत सारे लोगों का कहना ऐसा है कि मैं पोस्ट कर या फिर रील्स क्रिएट कर फॉलोअर्स गेन कर लूँ। तो गाइज़, मुझे वैसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वैसा कर सकता हूँ, बट अभी के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ। इसी वजह से अभी के लिए मैं इंस्टा पर कोई भी पोस्ट या फिर रील पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। एक बार एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सितंबर से मैं इंस्टाग्राम पर भी फोकस करना स्टार्ट कर दूंगा, तब तो मैं फॉलोअर्स गेन कर ही लूँगा। बट अभी के लिए मैंने आपको एक ऑफ़र दी है कि अगर अभी के लिए आप मुझे फॉलो कर मुझे इंस्टाग्राम पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं तो मैं उसे एक्सेप्ट ज़रूर करूँगा। एंड अगर मैं अभी के लिए एकदम क्लियरली कहूँ तो ऐसा कर आप हमारे प्रीमियम व्यूवर बन जाते हैं, जो अभी नहीं बल्कि फ्यूचर में भी जब हमारा चैनल बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा तब भी मुझसे डायरेक्टली बात कर पाएंगे एंड मेरे एक तरह से फ्रेंड बन जाएंगे। लेकिन गाइज, याद रखिए, ये ऑफ़र बस 1 के फॉलोवर तक ही है। उसके बाद चाहे कोई भी मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे, मैं उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो गाइज़, आपकी मर्जी, आपको मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है या नहीं। बाकी समझदार को तो इशारा ही काफ़ी होता है। एंड गाइज़, अभी मैं थोड़ा बिजी इस वजह से अभी के लिए मेरे जो इंस्टा के फ्रेंड्स हैं उनसे मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। बट गाइज़, आप बुरा मत मानना, ये टाइम बहुत जल्दी ही चला जाएगा एंड मैं फिर से आपसे बात कर पाऊँगा। हम फिर से पहले की तरह ही बात करेंगे। एंड गाइज़, मुझे पता है इस वीडियो के 4 मिनट मेरी इन बातों में चले गए हैं, बट ये टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, बल्कि मैंने कुछ चीज़ों को क्लियर किया है जिनका क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए बिल्कुल भी कमेंट मत करना कि वीडियो के 4 मिनट वेस्ट कर दिए। प्लीज़ ऐसा कमेंट मत करना। चलिए, अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जियान को दिखाया जाता है, जो जब उस ब्रांच को मेल्ट होता देखता है तो वो फाइनली राहत की सांस लेता है एंड अपने हेवनली फ्लेम को थैंक यू बोलता है, बिकॉज वो भी जानता था अगर अभी के लिए उसके पास हेवनली फ्लेम नहीं होती तो इस ब्रांच को मेल्ट होने में कम से कम 2 दिन लग जाते। जियान इसकी मेल्टिंग जारी रखता है एंड अगले 1 घंटे में ये ब्रांच मेल्ट हो जाती है एंड फर्नेस में एक वाइट कलर का प्योर एनर्जी से भरा लिक्विड दिखाई पड़ता है। अगले आधे घंटे में जियान इस लिक्विड को रिफाइन कर लेता है। फिर जियान फर्नेस में और भी कई सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट डालता है एंड उन्हें भी मेल्ट कर रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। जियान अभी के लिए थोड़ा परेशान था, बिकॉज वो जानता था जोंग ब्रेकिंग पिल की रिफाइन होने की सक्सेस रेट बहुत ही कम है। ऐसे में अगर जियान इसे रिफाइन करने में फेल रहा तो उसके बहुत ही रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट बर्बाद हो जाएंगे। जियान सोचता है
इन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को ढूंढकर हासिल करने में ब्लैक एम्परर सेक को भी कई साल लग जाएंगे। अब वो क्वीन को थैंक यू बोलता है बिकॉज क्वीन की उस स्पेशल एबिलिटी की वजह से ही वो बस आधे साल में इतने सारे रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट ढूंढ पाया। अभी के लिए जियान के पास इन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के टोटल 3 सेट थे। मतलब अभी के लिए जियान के पास जोंग ब्रेकिंग पिल को रिफाइन करने के 3 चांस थे। जियान जानता था ये मेडिसिनल इंग्रेडिएंट अनमोल थे, इनका कोई मोल नहीं था, इस वजह से वो इन्हें वेस्ट नहीं करना चाहता था। अब जियान पूरी तरह से पिल रिफाइनिंग पर फोकस करने लगता है। फाइनली सारे इंग्रेडिएंट्स मर्ज होने लगते हैं। जियान उन्हें कंप्रेस कर मर्ज करने लगता है। तभी अचानक से पफ आवाज़ सुनाई देती है एंड जियान देखता है फर्नेस में मौजूद लगभग सारा लिक्विड गायब हो चुका है। जियान समझ जाता है वो फेल हो चुका है, लेकिन जियान नहीं रुकता है। वो दोबारा से पिल रिफाइनिंग स्टार्ट कर देता है। अगले 5-6 घंटे में वो सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। अभी के लिए जियान के पास ग्लेज फ्लेम थी एंड इस ग्लेज फ्लेम के साथ भी जियान जोंग ब्रेकिंग पिल को रिफाइन करने के 40% से भी कम चांस पोजेस करता था। अगर यहाँ पर जियान के बजाय कोई ऑर्डिनरी एल्केमिस्ट होता तो उसके लिए तो जोंग ब्रेकिंग पिल को रिफाइन करना लगभग नामुमकिन होता। इधर वो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट अगले 5-6 घंटे में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जियान उन्हें मर्ज करने लगता है। इस बार वो इन्हें मर्ज करने में कामयाब रहता है। अब जियान इसे शेप देने लगता है, लेकिन तभी ये क्या, उस पिल में अचानक से क्रैक लाइंस आने लगती हैं एंड वो पिल फट जाती है। जियान का दिल धक्के से बैठ जाता है। उसके कीमती, उसके अनमोल मेडिसिनल इंग्रेडिएंट बर्बाद हो रहे थे एंड उन्हें बर्बाद करने के बावजूद जियान अभी तक एक भी जोंग ब्रेकिंग पिल हासिल नहीं कर पाया था। अगर तीसरी बार भी जियान इसमें फेल रहता तो वो तो लगभग रोना ही स्टार्ट करने वाला था। जियान अब गहरी सांस लेता है। वो अपनी सारी चिंता फिक्र को साइड में फेंक देता है एंड मेडिसिनल इंग्रेडिएंट का वो फाइनल सेट उठाता है एंड उसमें मौजूद मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को फर्नेस में डाल देता है। अभी के लिए जियान काफ़ी ज़्यादा सीरियस था। उसके फेशियल एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे। वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं देख रहा था। उसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ फर्नेस के अंदर था। अगर आज ये तीसरा सेट भी बर्बाद हो जाता तो जियान लंबे समय तक किसी भी पिल को जोंग ब्रेकिंग पिल को रिफाइन नहीं कर पाता एंड इन्हें खोने का दुख उसे एक हार्ट अटैक जरूर दे देता। फाइनली काफ़ी घंटों बाद मेडिसिनल इंग्रेडिएंट मेल्ट हो जाते हैं। जियान अब उन्हें रिफाइन कर लेता है। सब कुछ सही जाने लगता है। फाइनली काफ़ी टाइम की कड़ी मशक्क़त के बाद जियान उन्हें मर्ज भी कर लेता है। अब जियान फ्लेम को कम कर देता है एंड उन्हें सॉलिडिफाई होने देता है। फाइनली आधे घंटे बाद वो लिक्विड सॉलिडिफाई होकर हार्ड होने लगता है, जिसे देखकर जियान के दिल पे मौजूद बोझ कम हो जाता है। उसने सबसे हार्ड स्टेप्स को फाइनली कंप्लीट कर लिया था। अब बस ज़रूरत थी उसे इन फ्लेम को कंट्रोल करने की एंड पिल को गर्म रखकर उसे नरिश करने की, जिसके बाद जोंग ब्रेकिंग पिल तैयार हो जाती। इधर हमें बाहर हॉल में बैठे लिटिल फेरी डॉक्टर एंड क्वीन को दिखाया जाता है, जो अभी भी हॉल में बैठे हुए थे। अचानक से हॉल में एक अजीब सी खुशबू आती है। लिटिल फेरी डॉक्टर समझ जाती है ये पिल की खुशबू है एंड क्वीन भी समझ जाती है ये पिल की खुशबू है। इस खुशबू को सूंघने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर तो शांत रहती है, बट अब क्वीन इम्पेशेंट हो जाती है एंड कहती है पिछले 2 दिन से वो इस सीक्रेट चैम्बर के अंदर है, उसे अभी और कितना टाइम लगेगा इससे बाहर आने में। तो लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है पिल को रिफाइन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है एंड इस टाइम को तब तक कम नहीं किया जा सकता है जब तक आपके पास कोई स्पेशल एबिलिटी ना हो। एंड वो तो शुक्र मनाओ कि जियान के पास उसकी हेवनली फ्लेम है, वरना उसे एक लेवल 6 की पिल रिफाइन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता। कम से कम उसे 10 से 15 दिन लग जाते। क्वीन को अभी भी शांति नहीं मिलती है। वो रूम में इधर उधर टहलने लगती है। फाइनली वो जाकर अपनी चेयर पर बैठने वाली थी, तभी अचानक से वो सीक्रेट चैम्बर जिसके अंदर जियान था वो हिलने लगता है, जिसे देखकर पहले तो दोनों ही शॉक हो जाती हैं, लेकिन फिर बाद में या कहूँ तुरंत ही लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है बहुत जल्दी ही जियान बाहर आने वाला है। इतने सालों में लिटिल फेरी डॉक्टर को एल्केमी के बारे में काफ़ी सारी नॉलेज मिल चुकी थी
एंड वो जानती थी जब एक हाई टीआर की पिल, हाई लेवल की पिल शेप लेती है, आकार लेती है, तब वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वेव शूट करती है। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है चलो अब जल्दी से हमें काम पे लग जाना है एंड ध्यान रखना है कोई भी जियान को डिस्टर्ब ना कर पाए। लिटिल फेरी डॉक्टर खड़ी हो जाती है। वो दोनों ही आगे कुछ कर पाती इससे पहले ही अचानक से सीक्रेट चैम्बर से एक एनर्जी पिलर निकलता है जो आधा फीट चौड़ा था एंड वो सीलिंग को तोड़ते हुए आसमान में चला जाता है। इसे देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर शॉक से कहती है जियान कौन सी पिल रिफाइन कर रहा है, लगता है वो बहुत ही पावरफुल पिल है। क्वीन अब तुम्हें इस कमरे को गार्ड करना है। तो क्वीन कहती है वो तो ठीक है बट अब तुम क्या करोगी। तो लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है मैं यहाँ पर आने वाले डाउजोंग लेवल के वॉरियर्स को संभालूंगी बिकॉज मुझे लगता है यहाँ पर अब कुछ डाउजोंग लेवल के वॉरियर आने वाले हैं। क्वीन हाँ में सिर ला देती है। अचानक से लिटिल फेरी डॉक्टर रूम से गायब हो जाती है एंड कमरे के छत पर प्रकट हो जाती है। इधर ब्लैक एम्परर पेविलियन में मौजूद सभी लोगों की नज़र में ये एनर्जी पिलर आ चुका था एंड सभी लोग समझ गए थे किसी हाई लेवल की पिल को रिफाइन किया जा रहा है। एंड लगभग अगले आधे मिनट के अंदर, गाइज मैं आधा मिनट बोल रहा हूँ, लगभग अगले आधे मिनट के अंदर जियान जिस एरिया में रुका था उस एरिया को चारों तरफ से एक्सपर्ट घेर लेते हैं एंड कुछ लोग इस एनर्जी के सोर्स का पता लगाकर आगे बढ़ने लगते हैं। एक एक्सपर्ट कहता है कौन है वो एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर जो एक लेवल 7 की पिल को रिफाइन कर रहा है, बिकॉज इस पिल से निकलने वाली प्योर एनर्जी को देखकर मुझे तो ये एक लेवल 7 की पिल ही लग रही है। तो दूसरा कहता है नहीं तुम गलत हो, ये एक लेवल 6 की पिल है बट लेवल 6 की पिल में टॉप की पिल में से एक है एंड लेवल 7 की कुछ पिल्स को टक्कर दे सकती है। तो वो आदमी कहता है वो तो ठीक है बट कौन है वो एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर जो इस पिल को रिफाइन कर रहा है, कहीं वो ओल्ड क्वी तो नहीं। तो तीसरा आदमी कहता है वो नहीं हो सकता है बिकॉज अभी वो कुछ ही टाइम पहले लेवल 6 पर पहुंचा है एंड अभी के लिए उसके लिए लेवल 6 की एक लो लेवल की पिल को रिफाइन करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता होगा। तो उसके लिए तो एक हाई लेवल की पिल को रिफाइन करना नामुमकिन ही है। ज़रूर ये कोई बहुत ही हाई लेवल के एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर हैं। इधर कुछ लोग उस बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाते हैं जिसके अंदर अभी के लिए जियान का ट्रायो मौजूद था। इस एनर्जी पिलर को देखकर उनकी आंखें लालच से भर गई थीं। वो सभी इस पिल को हासिल करना चाहते थे। अचानक से आसमान में 10 और लोग दिखाई देते हैं। सबसे आगे एक ओल्ड मैन था जिसने डाउपेंग पहन रखी थी। वो कहता है क्या ब्लैक एम्पर सिटी में ऐसा कोई अल्केमिस्ट है जो इतनी पावरफुल पिल को रिफाइन कर सकता है। ये पिल लगभग लेवल 7 की पिल लग रही है। तो उसके साइड में मौजूद एक लड़का जिसकी पीठ पर डोईकुई विंग्स थे, वो कहता है पता नहीं ये कौन है बट अगर वो इतनी हाई लेवल की पिल रिफाइन कर सकता है तो वो ज़रूर एक एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर होगा। हम लोग जब ध्यान से इन दोनों को देखते हैं तो हमें पता चलता है इनमें से वो लड़का जिसकी पीठ पर डोईकुई विंग्स हैं वो है जीली एंड वो ओल्ड मैन जिसने डाउपेंग पहन रखी है वो इनर एकेडमी के फर्स्ट एल्डर सू कियान हैं। तभी अचानक से जीली कहता है यहाँ पर डेमन फ्लेम वैली के लोग भी आए हैं। वो देखो वो डेमन फ्लेम वैली का फर्स्ट एल्डर फैंगेन है जो अपने डेमन फ्लेम वैली के लोगों को यहाँ पर लीड करते हुए आया है। फर्स्ट एल्डर कहते हैं यहाँ से एक बार निकलने के बाद हम डेमन फ्लेम वैली के लोगों को नहीं छोड़ेंगे। जीली हाँ में सिर ला देता है। तभी अचानक से फर्स्ट एल्डर की नज़र एक आदमी पर पड़ती है जिसने ग्रे कलर के कपड़े पहन रखे थे एंड उन्हें देखकर एंड उस आदमी को देखकर फर्स्ट एल्डर को भी डर लगने लगता है। वो आदमी फैंगेन के पास चला जाता है। फैंगेन कहता है इनर एकेडमी से फर्स्ट एल्डर भी यहाँ पर आया है। तो वो आदमी कहता है उसे हम बाद में देख लेंगे, उसे फ्यूचर में हम मार देंगे बट अभी के लिए मैं उस आदमी को देखना चाहूँगा जो इतनी हाई लेवल की पिल रिफाइन करने में सक्षम है। बिकॉज मैं एक बात तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो आदमी ओल्ड क्वी नहीं है। क्या तुम्हें पता है वो आदमी कौन है? तो फैंगेन कहता है नहीं, मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है बट अभी के लिए आप क्या करना चाहते हैं? वैसे एक एल्केमिस्ट जो इस लेवल की पिल रिफाइन कर सकता है उसकी सोल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। गाइज
समझ रहे हो, ये आदमी, ये ग्रे कलर के कपड़े पहने आदमी हॉल ऑफ सोल का कोई मेंबर है। एंड जहाँ तक मुझे लगता है ये प्रोटेक्टर वू है। वो आदमी कुछ कह पाता इससे पहले ही एक आवाज़ सुनाई देती है, जो भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, जो भी इस बिल्डिंग के 100 मीटर के रेडियस में आने की कोशिश करेगा, वो मारा जाएगा। सभी लोग आवाज़ की डायरेक्शन में देखते हैं तो उन्हें आसमान में एक लड़की दिखाई देती है जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। ऑब्वियसली ये लिटिल फेरी डॉक्टर थी। ग्रे कलर के कपड़े पहने आदमी शौक से कहता है, ये लड़की तो एक एलाइड डाउजोंग है। पेंगुइन ये सुनकर शॉक हो जाता है एंड शौक से कहता है, ब्लैक कॉर्नर रीजन में कब एक इतनी यंग एलाइड डाउजोंग आ गई। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, हे तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। लिटिल फेरी डॉक्टर ने उन लोगों को पहचान लिया था एंड वो समझ गई थी ये सभी डेमन फ्लेम वैली के लोग हैं। एंड अगर अभी के लिए उसे दियान की रक्षा न करनी होती तो वो इन्हें कब का मार देती। पेंगुइन भले ही अभी के लिए एक डाउहोंग लेवल का वॉरियर था, बट वो लिटिल फेरी डॉक्टर की धमकी से नहीं डरा था, बिकॉज वो पिछले कई सालों में कई सारी लाइफ एंड डेथ बैटल का सामना कर चुका था, इसलिए उसे लिटिल फेरी डॉक्टर से डर नहीं लग रहा था। वो ग्रे कलर के कपड़े पहने आदमी से कहता है, चलो हम जाकर इसे मारकर इसकी सोल को कैप्चर कर इसे अच्छा सबक सिखाते हैं। लेकिन अचानक से ही वो आदमी कहता है, नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बल्कि अभी के लिए हम यहाँ से जाएंगे। पेंगुइन बात सुनकर शॉक हो जाता है, बट वो कुछ नहीं कर सकता था एंड उस आदमी की बात मानकर वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ मौजूद बाकी के लोग जब ये देखते हैं तो वो लोग भी शॉक हो जाते हैं। वहाँ मौजूद अब बाकी के वॉरियर्स भी, बाकी के भी एलाइड डाउजोंग भी वहाँ से जाने लगते हैं। अब वहाँ पर बस फर्स्ट एल्डर एंड जी गेट के लोग बचे थे। अब जीली भी अपने ग्रुप के साथ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से लिटिल फेरी डॉक्टर उसे ध्यान से देखती है एंड शॉक के साथ कहती है, तुम तो जी गेट के लोग हो। ये बात सुनकर जीली भी शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आता आखिर एक एलाइड डाउजोंग उसे कैसे जानती है एंड वो शौक से लिटिल फेरी डॉक्टर को देखने लगता है। एंड अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।